हम कर अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इरफान सुलेरिया। बाय प्रोफेशन मैं एक फार्मासिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ई चुपाल के नाम से मैंने सोशल मीडिया पे एक सीरीज का आगाज किया है, जिसमें मैं मुख्तलिफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ छोटा सा सेशन करता हूँ और उनसे मालूमात हासिल करने की कोशिश करता हूँ कि उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ और या प्रोफेशनल एजुकेशन कैसे हासिल की और प्रोफेशनल एजुकेशन के बाद उसको अप्लाई वो कैसे कर रहे हैं, कम्युनिटी को या सोसाइटी को उसको कैसे फायदा हो रहा है। आज का जो हमारा सेशन है ई चुपाल के सिलसिले में वो फार्मेसी से रिलेटेड है और स्पेशली रेगुलेटरी अफेयर्स से, कि ये जो रेगुलेटरी अफेयर्स है रिगार्डिंग ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग एक्सपोर्ट इंपोर्ट और दूसरे जो इसे लिंक एरिया है उसमें कौन कौन सी चीजें आते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है इरफान सुहेल साहब, जो कि मेरे फार्मेसी के सीनियर थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं नया नया एडमिशन हुआ था तो एक दो दिन बाद मैं दो दिन जंगी हाल में गया था। तो वहाँ पे इरफान साहब शाम का टाइम था, तो जॉब से करके कहीं ना बाहर अपने कमरे के बाहर बैठे हुए थे। तो मेरी उनसे उस वक्त वहाँ पे मुलाकात हुई थी। तो वो फिर जो भी गाइडेंस एज अ सीनियर वो मुझे दे सकते थे उन्होंने दी, और बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे हमारे सीनियर ने हमें बताया कि आपके साथ फर्स्ट क्रॉप में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, फाइनल में क्या होगा, और जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपके साथ क्या सलूक किया जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो आज हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। ये इरफान साहब, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी ठीक ठाक है। शुक्र अल्लाह का, सब ठीक ठाक। और हाँ, आप ठीक है सर? जी जी, मैं भी ठीक हूँ। यू आर वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन इन माय लाइफ के जिनका मेरे इंटरेक्शन फार्मेसी में वो पाइनियर लोगों में से है, जिनका सीनियर के तौर पे आपके साथ हुआ। इसके अलावा टीचर के साथ भी है, लेकिन स्टूडेंट की जब मैं बात करता हूँ तो वो मेरा आपके साथ हुआ था। तो आज का जो हमारा सेशन है आपके साथ वो रिगार्डिंग रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप फार्मेसी की तरफ कैसे आए, और आपकी जो क्वालिफिकेशन है फार्मेसी की, या उससे पहले की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप खुद ही हमारे जो देखने वाले हैं या सुनने वाले हैं उसको आप बता दें। जी राइट, थैंक यू वेरी मच। मेरा जो ताल्लुक है वो बारबेटन डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब से है। और 1994 में मैं लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने एफएससी की। और एफएससी प्री मेडिकल के बाद जिस तरह सबका ख्वाब होता है एमबीबीएस या बीडीएस का, हमारा भी था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका एडमिशन, तो मुझे फिर अपॉर्चुनिटी मिली फार्मेसी में एडमिशन लेने की, जो कि मैंने लिया। राइट, जो कि एक अच्छा डिसीजन था। और थोड़ी सी एक क्यूरोसिटी थी कि फार्मेसी के साथ कुछ किया जाए, अपनी क्वालिफिकेशन को एनहांस किया जाए या कुछ और जो एस्पेक्ट्स हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए। तो उसमें मैंने फिर उसमें ग्रेजुएशन की, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया। और उसमें पर्पस था कि शायद मैं कंपटीशन के एग्जाम की तरफ जाऊं और एज ए सीएसपी अपना रोल प्ले करूं। लेकिन वो नहीं हो सका। फिर कुछ लॉ का मूड बना और लॉ किया। जुडिशरी का भी कुछ प्लान बना और वो भी कुछ अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल नहीं हो सका। तो देन मैं फिर होलसोली अपने प्रोफेशन में आया। और कहते हैं कि सम टाइम कर्स इज ब्लेसिंग। मेरा कंपटीशन में ना होना या जुडिशरी में ना जाना, लेकिन लॉ की वजह से मैं रेगुलेटरी अफेयर्स में आ गया, जो कि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 2003 से ऑनवर्ड मैं फिर इस प्रोफेशन के साथ अटैच हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मोर देन 16 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, जिसमें मेजर मेरा 12 इयर्स का रेगुलेटरी अफेयर्स का एक्सपीरियंस है। और इसी की कंटिन्यूटी में मैंने फिर अपना एमफिल फार्माकोलॉजी में किया। और 2 मंथ्स अगो मैंने एलएलएम जो है ना उसमें किया। तो बोथ फार्मेसी एंड लॉ जो है ना वो पैरेलल मैं लेके चल रहा हूँ, जिसका मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी उसका रोल है और उसमें अचीवमेंट्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, यानी आपने फार्मेसी को जो है ना दामन नहीं छोड़ा, और साथ जो लॉ है, या मुझे पता है कि जब हम वो जो खालिद बिन वलीद हॉल है, स्टडी रूम है, तो हम फार्मेसी की तैयारी करने के लिए मैं जाता था, तो आप वहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते थे। मुन्ना जी मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो मुझे वहां से बेसिकली ना वो एक मोटिवेशन मिली कि फार्मेसी के अलावा भी लोग कुछ और भी करते हैं। तो मैंने भी इसके साथ कुछ वो और किए। मैं हिस्ट्री किया,
फिर साइकोलॉजी किया और दूसरी चीजें साथ साथ वो चल रही हैं। तो आज का जैसे हमारा सेशन है रेगुलेटरी अफेयर्स, तो आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ रेगुलेशन या रेगुलेटरी अफेयर्स? जी सॉरी, रेगुलेटरी अफेयर्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप प्रोडक्ट की सेफ्टी और क्वालिटी जो है और एफिकेसी को इंश्योर करते हैं। यू कैन से कि आप एक अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं कि जिसमें आप पेशेंट को वो मेडिसिन जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो कि सेफ भी होती है, इफेक्टिव भी होती है और उसकी क्वालिटी भी इंश्योर होती है। इसके थोड़ी मैं हिस्ट्री बताना चाहूँगा कि रेगुलेटरी प्रोफेशन कब स्टार्ट हुआ। हमारी हिस्ट्री में दो बहुत बड़े इंसिडेंट हैं जिसकी बेस पे हमारे जो ड्रग लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन जो है ना वो ड्रास्टिकली चेंज हुए। पहला इंसिडेंट 1937 में हुआ जब डाई इथाइलिन ग्लाइकोल को एज ए सॉल्वेंट सल्फर डिनामाइड एलिक्सर में यूज किया जाता था और उसकी सेफ्टी नहीं चेक की गई, लेकिन बाद में जब मोर देन 100 पीपल की डेथ हुई इन यूएस तो देन ये चीज़ बड़ी ट्रिगर्ड हुई कि हमें किसी भी इंग्रेडिएंट को किसी फॉर्मुलेशन में ऐड करने से पहले उसकी सेफ्टी को इंश्योर कर लेना चाहिए। अच्छा, दूसरा इंसिडेंट जो हुआ वो 1962 में हुआ, थैलिडोमाइड ट्रेजेडी, अक्सर लोगों ने सुना होगा, आपने भी सुना होगा, जिसमें इस मेडिसिन को इनिशियली एज ए हिप्नोटिक या सेडेटिव दिया जाता था, लेकिन बाद में इसका ऑफ लेबल यूज स्टार्ट हुआ जो कि इसकी नोजिया वॉमिटिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी में यूज स्टार्ट हुआ। तो उसका रिजल्ट ये निकला कि मोर देन 10,000 बेबीज जो है ना विदाउट लिम्स बॉर्न हुए, जिसको हम फोकोमिलिया कहते हैं। तो ये सेकंड इंसिडेंट इतना बड़ा इंसिडेंट था कि ये तकरीबन 46 कंट्रीज में ये ऑल ऑफ ए सडन ये चीज बड़ी रियलाइज हुई पब्लिक में, गवर्नमेंट पे, रेगुलेटर्स पे कि अब कोई भी न्यू प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होगी तो डेफिनेट पहले उसकी सेफ्टी इंश्योर की जाएगी, उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। तो ड्रास्टिकली यूरोप में, यूएस में और जितने भी डेवलप कंट्री थे उनमें लॉज चेंज हुए। अब उस वक्त जो इंडस्ट्री थी और जो रेगुलेटर्स थे तो इनके दरमियान एक ब्रिज की जरूरत थी कि एक ऐसा पर्सन हो जो कि टेक्निकल चीजें लाइक उसमें फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करता हो और साथ साथ लॉज को भी अंडरस्टैंड करता हो, सो दैट इंडस्ट्री और रेगुलेटर्स के दरमियान एक ब्रिज का रोल प्ले हो। तो उस रोल को फुलफिल जिन लोगों ने किया उनको हम रेगुलेटरी प्रोफेशनल्स कहते हैं। तो ये सिलसिला चलता गया, लॉज आते गए, लॉज की इंटरप्रिटेशन होती रही, उसकी रिवीजन भी होती रही। तो पाकिस्तान में भी इसी तरह जारी बात है 1976 के बाद भी काफी चेंजेस आई। तो अब ये एक मैंडेटरी पार्ट बन चुका है ऑर्गेनाइजेशन का, रेगुलेटरी डिपार्टमेंट होता है जो कि लॉज को अंडरस्टैंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन में उसको इम्प्लीमेंट करवाता है और उसके अकॉर्डिंगली अपनी डॉक्यूमेंट्स, डोसियर्स बनाता है, रेगुलेटर से उसकी अप्रूवल लेता है, उनकी कोई ऑब्जर्वेशंस हो तो उनको एड्रेस करता है और आफ्टर रजिस्ट्रेशन जब मार्केट में जाते हैं तो उसके भी जो जितने मैटर्स होते हैं उनको वो सॉल्व करता है और उनको जो एज पर गाइडलाइंस या एज पर रूल्स जो है ना वो कंप्लाई करवाता है। बिल्कुल ऐसे सही बात आपने की कि ये यहाँ से मेरा एक क्वेश्चन निकलता है कि क्या ये रेगुलेटरी अफेयर्स रिगार्डिंग ड्रग्स ही हैं या जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं उसके के लिए भी ये कोई इसी तरह के रूल्स हैं? जी, अब चूंकि कैनवस बढ़ चुका है, पहले हम सिर्फ फार्मा प्रोडक्ट्स की बात करते थे, लेकिन जैसे ही हमारे ये रूल्स 2014 में अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स के आए हैं, तो अब हम इसको हेल्थ प्रोडक्ट्स कहते हैं, जिसमें आपकी फार्मा आ जाती है, आपकी हर्बल आ जाती है, होम्योपैथिक आ जाती है, फूड सप्लीमेंट्स आ जाती हैं, या और जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है वो आ जाते हैं। तो सबको ही हैंडल करने के लिए लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं। तो ये लोग जो है ना वो सभी रूल्स को जो है ना वो कंप्लाई करवा देते हैं एज पर नीड बेस। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज अ रेगुलेटरी अफेयर्स के लिए लॉ का होना तो चले वो जरूरी है कि आपकी जो लीगल टर्म्स है वहाँ पे यूज किया जाता है। क्या हम फार्मा इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे फार्मेसी ग्रेजुएट साथ होना जरूरी है लॉ के साथ, या सिंपल लॉ किया वो भी इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकता है? बल्कि मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स कहूंगा कि इसमें अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो वो जरूरी है और लॉ आपको एडिशनल उसमें सपोर्ट करता है। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि आपने बेसिक्स जो हैं वो तो फार्मेसी की हैं ना जिनको इम्प्लीमेंट करवाना है, ठीक है। उसमें आईसीएच की गाइडलाइंस हैं, आपके डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस हैं, या आपके
जो स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनकी गाइडलाइंस हैं, तो वो सारी टेक्निकल हैं और वो बेस प्रोवाइड होती है आपको फार्मेसी करने से या आपके साइंस का बैकग्राउंड है उससे, और अगर आपका लॉ हो जाता है तो वो उसको और एडप्ट कर देता है कि आप कल आपको या बोर्ड्स हैं तो फिर ये लॉ आपको उसमें स्कोर। यानी इसका मतलब ये है कि लॉ का होना जरूरी नहीं है, अगर आपने किया हो तो ये आपको बेनिफिट देता है, लेकिन आपका Yes. फार्मेसी या साइंस ग्रेजुएट होना वो मस्ट है। अब इसमें कौन कौन सी डोमेन्स, क्या हम स्पेशलिटी की जब बात करेंगे तो कौन कौन सी डोमेन्स आ जाती हैं कि ड्रग्स की रेगुलेटरी अफेयर्स में हम स्पेशलिटी की बात करते हैं कि इंपोर्ट की एक अलहदा डोमेन है, एक्सपोर्ट की एक अलहदा डोमेन है, क्वालिटी को चेक करने के लिए एक अलहदा डोमेन है, तो इसमें कितनी डोमेन्स हैं या स्पेशलिटीज हैं? मैं इसको ना वैसे 4 डोमेन्स में डिवाइड करता हूँ। पहली डोमेन है कि जो लोग एज ए रेगुलेटर काम कर रहे होते हैं वो भी रेगुलेटरी प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, वो चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के या फेडरल गवर्नमेंट के हैं। दूसरी जो डोमेन में कहता हूँ वो इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री में जो कि जहाँ पे और डिपार्टमेंट होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल है, प्रोडक्शन है, R&D है, प्रोक्योरमेंट है, सप्लाई चेन है, तो उसी तरह रेगुलेटरी डिपार्टमेंट होता है जो कि इंडस्ट्री के लिए अपना रोल प्ले कर रहा होता है। तीसरा इसका जो डोमेन है वो है CRO, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि आपकी प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल, बायोक्लिनिक्स की स्टडीज करवा रहे होते हैं। और चौथा आपका है एज ए एंटरप्रेन्योर, ये आप एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे होते हैं, आप एक इंडिपेंडेंट एक बिजनेस रन कर रहे होते हैं और डिफरेंट कंपनीज आपके पैनल पे होती हैं और आप उनको रेगुलेटरी कंसल्टेंसी दे रही होती है। ठीक है, यानी इसमें भी स्पेशलिटीज आ जाती हैं और हर स्पेशलिटी को ट्रीट करने के लिए जाहिर बात है उसमें उस किस्म की क्वालिटी या उस किस्म की क्वालिफिकेशन का होना वो बहुत जरूरी है। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब हम बात करते हैं, आपने CRO की या एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, तो उसमें कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एज अ रेगुलेटरी अफेयर मैनेजर्स को जो परफॉर्म करनी होती हैं? जी राइट। ये वैसे डोमेन वाइज वेरी करती हैं। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडस्ट्री में मेजर 3 रोल्स होते हैं जो रेगुलेटरी प्रोफेशनल्स प्ले कर रहे होते हैं। पहला रोल होता है कि जो लॉज हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको अपनी इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट करवाना, ताकि वो GMP कंप्लाइंट आपकी फैसिलिटी हो और आपकी एज पर गाइडलाइंस जितने भी ऑपरेशंस हैं वो चलें। दूसरा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने इंडस्ट्री के बिहार पे नई अप्रूवल्स लेनी होती हैं या पुरानी जो अप्रूवल्स मिली हुई हैं उनकी रिन्यूअल्स करवानी होती है। तो उसके लिए एक हम वर्ड यूज करते हैं डोजियर, यानी एक बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि एज पर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी आप बनाते हैं और वो सबमिट करवाते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है कि जब आपने वहां पे सबमिट करवा दिया तो फिर आप इंटरेक्ट करते हैं रेगुलेटर्स के साथ कि आपकी जो डिजायर्ड अप्रूवल है वो आप ले लें। तो ये इसलिए जरूरी है कि जितनी आप इनको अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स को बनाएंगे, आपका प्रोफेशनलाइजेशन होगा, उतनी जल्दी आपको अप्रूवल मिलेगी, जो कि आपका एक कम्पिटिटिव एडवांटेज होगा बीइंग आपकी जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल अचीव करने में। ठीक ठीक। अब इसके एडवांटेजेस हम की बात जब हम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे या सोसाइटी लेवल पे क्या एडवांटेजेस हैं इसके? जी, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे तो ये है कि आप कारपोरेट का पार्ट बन के कारपोरेट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करते हैं, जिसमें मैंने कहा कि उनका रेगुलेटरी इश्यूज ना हो, अगर हैं तो वो टाइमली रिजॉल्व हो जाएं, उनकी अप्रूवल्स जो है ना वो टाइमली मिल जाएं जिससे उनका बिजनेस हो। सोसाइटी में जो आपका रोल है कि आप इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, वो चाहे आप इंडस्ट्री के थ्रू कर रहे होते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करके, या एज ए CRO आप प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल जो है स्टडीज एज पर रिक्वायरमेंट्स करके एक रोल इनडायरेक्टली प्ले कर रहे होते हैं, या एज ए रेगुलेटर आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैं या फेडरल गवर्नमेंट के हैं, आप अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, क्योंकि जितनी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन होगी लॉस की उतना इनडायरेक्टली बेनिफिट पीपल को होगा, कस्टमर को होगा, पेशेंट को होगा, कि उसको एक सेफ, इफेक्टिव और क्वालिटी मेडिसिन जो है ना वो प्रोवाइड हो। और एक रीजनेबल प्राइस पे भी, ये इकोनॉमिक फैक्टर भी तो हमने सामने रखना है कि एक जो प्रोडक्ट एंड यूजर तक जा रही है उसकी, क्योंकि फार्मा के बारे में ये वो काफी मशहूर है कि ये कुछ पैसों में बनती है और कुछ रुपयों में काफी सेल आउट होती है, तो वो वाली चीज भी आपने वो सामने रखनी है
तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं वैसे इससे एग्री नहीं करता। ये एक यू कैन से बेसलेस किस्म के एलिगेशंस होते हैं इंडस्ट्री पे कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। प्रॉफिटेबिलिटी जाहिर है हर ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट होता है, लेकिन देखा ये जाता है कि क्या वो उस वैल्यू के अगेंस्ट क्वालिटी दे रहा है जो उस पर वो चार्ज कर रहा है। अगर आप एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को विजिट करें तो आपको आइडिया होगा कि कितनी कंट्रोल्ड कंडीशंस होती हैं, एचवैक का सिस्टम चल रहा होता है, फिर इनके क्लीनिंग वैलिडेशंस उनके मामला होते हैं, राइट, क्वालिफाइड पर्सन होते हैं। मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन सीसीएल में मैं हूँ, हमारे मोर देन 100 फार्मासिस्ट हैं, तो उनकी एक कॉस्ट है डेफिनेट। आपका प्रोफेशनल कल्चर होता है, कॉर्पोरेट कल्चर होता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन जो सोसाइटी को पे बैक कर रही होती है, जो न्यू प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये सभी चीजें मिलके उसकी प्राइस डिटरमिन करती हैं। और मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान उन लकीस्ट कंट्रीज में है जहाँ आज भी जो मेडिसिन की प्राइसेस हैं वो रीजनेबल हैं। आप यूरोप देख लें, आप अरेबियन कंट्रीज देख लें, हमारी जितने का एक पैक आता है शायद उतने की उनकी एक टैबलेट आती हो, ठीक। तो वो प्राइसेस वहाँ पे मैनी फोल्ड्स हैं। पाकिस्तान में चूंकि प्राइसेस कंट्रोल्ड हैं, हमारी ड्राइव ने कंट्रोल किया हुआ है, तो वहाँ यहाँ पे वो चीज नहीं है कि बहुत ज्यादा जो है ना वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है। देखना यह है कि यहाँ पे जो लॉज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी हो रही है। आप जब चाहते हैं हम WHO स्टैंडर्ड की मेडिसिन बनाएं, आप FDA लेवल की बनाएं या यूरोप स्टैंडर्ड की बनाएं, तो उसकी कॉस्ट है जो कि बियर करनी पड़ती है इंडस्ट्री को। अगर आप वो उसको प्राइस के थ्रू वो कॉस्ट नहीं देंगे तो शायद वो इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट अपनी इंडस्ट्री पे या अपनी प्रोडक्ट पे ना कर सके। बिल्कुल ऐसा ही है कि जब हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में जब वो टेंडर मंगवाते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि सबसे मिनिमम जो भी कंपनी दे रही है उसकी जो है ना प्रोडक्ट या ड्रग जो है वो परचेज करें। तो जाहिर बात है जब वो मिनिमम प्राइस पे परचेज करेंगे तो उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है या मटेरियल कॉस्ट है वो भी जाहिर बात है वो उस स्टैंडर्ड की नहीं होगी। तो वो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। मल्टीनेशनल की जारी बात है तो उनके कुछ और एथिक्स हैं, उनके जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से इंपोर्ट होता है, पाकिस्तान का रॉ मटेरियल कहीं से इंपोर्ट होता है। क्वालिटी पे तो डेफिनेटली उसके वो फर्क पड़ता ही पड़ता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी ये हमारी ना क्वालिटी दो चीजों से डिटरमिन होती है। एक है कि उसका एसए कितना है, उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो आपने कितना डाला है, वो सारी कंपनीज 100% ही डालती हैं, राइट। अब अगला स्टेप आ जाता है कि उसकी आपको बायोअवेलेबिलिटी है या नहीं है, जिसको हम एफिकेसी की बात कर रहे हैं, जिसके लिए बायोएक्विवेलेंस जो है ना वो रिक्वायर्ड होती है। तो चूंकि पाकिस्तान में भी बायोएक्विवेलेंस का मैकेनिज्म उस तरह नहीं डिफाइंड, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये इस प्रोडक्ट की क्वालिटी बड़ी हाई है और इस प्रोडक्ट की क्वालिटी बड़ी लो है। तो फिर होता क्या एंड पे ये देखा जाता है कि उसका एपीआई का सोर्स क्या है। अगर यूरोपियन सोर्स है तो डेफिनेट हम अज्यूम करते हैं कि उसकी क्वालिटी या बायोअवेलेबिलिटी जो है ना या बेहतर होगी। और अगर उसका चाइना या इंडिया का सोर्स है, वो सोर्स भी शायद अगर WHO अप्रूव नहीं है, यानी उसके पास बहुत सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस नहीं है और उसके रेट्स कम हैं, तो हम अज्यूम करते हैं कि ये एक ऑप्टिमम लेवल की क्वालिटी दे रहा है। लेकिन जहां तक इसका ऐसे है जो मैंने बताया, वो सारी कंपनीज ही 100% डाल रही होती हैं, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएंस नहीं होती। बिल्कुल ऐसा है कि एपीआई को देखना पड़ेगा कि वो कहाँ से है। अमेरिकन या यूरोपियन का तो उसकी डेफिनेटली प्राइस ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू जैसे हमारे यहाँ ज्यादातर चाइना या इंडिया से वो इंपोर्ट किया जाता है। तो उसकी तो पाकिस्तान में रॉ मटेरियल की क्या कंडीशन है? यहाँ पे इसकी वो प्रोडक्शन हो रही है रॉ मटेरियल की कि नहीं? पाकिस्तान में कुछ मटेरियल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन वो बहुत कम हैं। हम्म। और फिर दूसरा ये है कि ज्यादा रिलायंस चूंकि हमारी होती है इंडिया और चाइना के जो बिग सप्लायर्स हैं, और उनके पास चूंकि WHO और FDA के सर्टिफिकेशंस भी होती हैं, तो उसी रेट पे हमें वहां से जब मिल जाती हैं, तो फिर कंपनीज प्रेफर करती हैं कि वहीं से ही किया जाए, तो उनके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं। और दूसरा ये होता है कि डॉक्यूमेंटेशन उनकी यहाँ के जो हमारे सप्लायर हैं उनसे बेहतर होती है, जिसके लिए हम ड्रग मास्टर फाइल का वर्ड यूज करते हैं कि उसकी इम्प्योरिटीज, उसके एलुसिडेशन, और अगर किसी ने इंटरनेशनल बिजनेस में जाना है तो उनको उनके अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। और चूंकि 90% हम इंपोर्ट करते हैं एपीआईज, तो वो भी एक रीजन है कि जब एक सप्लायर से आप 9 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो आपको फिर कंफर्टेबल होते हैं कि 10वां मैं उधर से लूँ, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है कि ज्यादा फिर इंडस्ट्रीज का रुझान जो है ना इन्हीं सोर्सेज पे होता है। यहाँ पे मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, एक दौर था जब यहाँ पे पाकिस्तान में सिर्फ मल्टीनेशनल का ट्रेंड था, और आपकी 80% जो मार्केट में प्रोडक्ट्स थी वो मल्टीनेशनल की थी और 20% नेशनल की थी। और आज माशाल्लाह इतना ग्रो किया हमारी नेशनल इंडस्ट्री ने कि 80% जो रिक्वायरमेंट पाकिस्तान की वो लोकल इंडस्ट्री फुलफिल कर रही हैं और 20% अब मल्टीनेशनल कर रही हैं।
तो ये एक मुंह बोलता सबूत है पाकिस्तान की मेडिसिन का कि इनकी क्वालिटी लेवल की है कि आप बेखौफ खतर पाकिस्तानी कंपनीज की मेडिसिन यूज कर सकते हैं और वो इफेक्टिव भी होंगी और आप उस चीज को एंडोर्स भी करेंगे। तो आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान में अभी कंट्री कितनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं जो कि लोकली इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं? अप्रोक्सीमेटली 700 यूनिट्स हैं फार्मा के जो कि ऑपरेट हैं और वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बना रही हैं। और वो क्या कहते हैं लाइसेंस है, उनके पास कंप्लीट सर्टिफिकेशन है जो उनकी जो अथॉरिटीज है उनकी तरफ से? जी, विदाउट लाइसेंस जो है ना वो नहीं कर सकते। इसके लिए मैंडेटरी है कि आपके पास ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस हो और वो टैब से इशूड होता है। तो विदाउट लाइसेंस तो कोई भी इंडस्ट्री ऑपरेट हो ही नहीं सकती। अच्छा, तो इसमें जो ड्रैप है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, वो अपना कितना किरदार अदा कर रही है इस रिगार्डिंग फार्मा इंडस्ट्री, या हम रेगुलेटरी अफेयर्स की जब हम बात करते हैं तो? जी, बड़ा इसमें की रोल है ड्रैप का। और आज की जो ड्रैप है या आज से अगर आप 5 साल पहले बात करें तो देयर इज अ हेड ऑफ डिफरेंस। इन्होंने काफ़ी अपने लॉज रिवाइज किए हैं, अपने स्टैंडर्ड्स काफ़ी इन्होंने इम्प्रूव किए हैं। आल्दो अभी भी उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, लेकिन पहले से बहुत बेहतर है। और अगर पाकिस्तान की इंडस्ट्री को आगे लेके चलना है तो वो हमारी ड्रैप ही लेके जा सकती है। वो किस तरह लेके जा सकती है कि जब तक हमारे रेगुलेटर्स जो है ना वो वेल इक्विप्ड नहीं होंगे अपने नॉलेज से, वो इंडस्ट्रीज को उस तरह इक्विप नहीं कर सकते। हमारे इंस्पेक्शन का सिस्टम जो है ना वो अब इम्प्रूव होने जा रहा है। हमारा वहाँ पे फार्माकोविजिलेंस का सिस्टम इम्प्रूव होने जा रहा है। राइट, हमारी एपी सोर्सिंग पे बात हो रही है। हमारी जो फार्मेसी प्रैक्टिसेस हैं उस पर बात हो रही है। तो ये चीज़ें पहले से काफ़ी बेहतर हो रही हैं। देयर इज नीड कि इसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, और ज़्यादा इस पे बात की जाए, और ज़्यादा रिसोर्सेज इनको दी जाए, और ज़्यादा इनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जाए। इनके जो एचआर की पावर है और उसको भी एनहांस किया जाए। तो ये एक आई थिंक इनका एक मिशन बने जिसको फिर ये डिफरेंट स्टेप्स पे फॉलो करें और अपनी अथॉरिटी को इंटरनेशनल अथॉरिटी तक लेके जाएं। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि हमारा जो कोर्स है या एकेडेमिया है वो कितनी रिक्वायरमेंट फिल कर रही है इंडस्ट्री की रिगार्डिंग, हम रेगुलेटरी अफेयर्स की जब हम बात कर रहे हैं, कि क्या उसका कोई लिंक है एकेडेमिया के साथ के इंस्टीट्यूट में जाके स्टूडेंट्स को अवेयरनेस दे सके कि रेगुलेटरी अफेयर्स भी एक चीज है और आप उस तरफ भी जा सकते हैं? तो क्या इस टाइप का कोई लिंक है एकेडेमिया और इंडस्ट्री का? ये लिंक इस हद तक तो है कि हम एकेडेमिया पढ़ा रहे का, लिंक है। जी जी बिल्कुल है। एकेडेमिया में जो सबसे बड़ा लिंक है जो कि हम अपने ड्यूरिंग फार्मेसी में पढ़ते हैं वो है जो फोरेंसिक लॉज हैं, ड्रग लॉज हैं, वो बिल्कुल पढ़े जाते हैं। क्योंकि साइंस के स्टूडेंट्स का लॉ में कुछ तरह इंटरेस्ट होता नहीं है, तो शायद हमारे मोस्टली स्टूडेंट्स लॉ को जो है ना वो थोड़ा सा अपने पे बर्डन समझते हैं। रीजन उसकी है कि हमारे जो टीचर्स होते हैं शायद उनके पास प्रैक्टिकली वो चीज़ नहीं होती कि उनको वो आसान अल्फाज में या प्रैक्टिकल फॉर्म में उसको एलैबोरेट कर दें। तो इसका जो सॉल्यूशन है कि जो रेगुलेटरी के लोग हैं फील्ड में या रेगुलेटर्स हैं उनको इस कोर्स के कंटेंट्स जो है ना पढ़ाए जाए, सो दैट स्टूडेंट्स के जो प्रैक्टिकल आंसर हैं वो वहाँ पे शेयर किए जाएं और उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर किए जाएं। तो इससे ये जो रेगुलेटरी की इंटरेस्ट है वो स्टूडेंट्स में बढ़ाया जा सकता है। और स्टूडेंट के लिए भी है कि इसमें एक अच्छा कैरियर है, अच्छा एक इसमें लर्निंग है। चूंकि आप फ्रंट रोल प्ले कर रहे होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के लिए और सोसाइटी के लिए, कि लॉज में अमेंडमेंट होनी चाहिए, लॉज क्या वेल इक्विप्ड हैं हमारी नीड को कैटर करने के लिए, इंटरनेशनल गाइडलाइंस क्या कहती हैं, हमारी गाइडलाइंस क्या कहती हैं, और हमारी गाइडलाइंस को किस तरह अपग्रेड होना चाहिए। तो हर चीज के पीछे लॉजिक्स होती हैं, और जहाँ पे लॉजिक होती है वहाँ पे लॉ डेफिनेट जरूर होता है। वो चीज आपस में काफी इंटरलिंक्ड हैं। तो आई थिंक इसको और ज्यादा नीड है कि एकेडेमिया में इसको इंट्रोड्यूस करवा के स्टूडेंट्स को वेल इक्विप किया जाए फोरेंसिक लॉस के बारे में, ड्रग लॉस के बारे में। क्या इसमें कोई स्पेशलाइजेशन करवाई जा सकती है? जैसे कोई क्लिनिकल साइड पे हम करेंगे वो स्पेशलाइज हो गया है, या क्लिनोलॉजी का स्पेशलाइज हो गया है, तो इस किस्म का कोई आप इंटरनेशनली देखते हैं कि जिसने फार्मेसी रेगुलेटरी अफेयर्स में कोई स्पेशलाइजेशन की हो?
जी, इंटरनेशनली इसमें एमफिल भी हो रहा है, इसमें 1 ईयर का एमएस भी हो रहा है, राइट? इसमें इनके पीएचडी भी हो रही है। मैं एक जगह देख रहा था जर्मनी के पीएचडी भी हो रही थी। तो पाकिस्तान में इसका किया जा सकता है कि 1 ईयर का इसका आफ्टर फार्मेसी डिप्लोमा करवा दिया जाए, वो फार्मासिस्ट भी कर ले, बल्कि वो ओपन हो, एडवोकेट भी करना चाहें, जो हमारे एडवोकेट ड्रग कोड के मैटर्स वगैरह देखते हैं, अगर उनको फार्मेसी का बेसिक्स ओरिएंटेशन दे दी जाए तो उनके लिए वो भी बेहतर होगा। और अदर जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं जो कि फार्मासिस्ट भी नहीं है या एडवोकेट नहीं है, लेकिन कंपनी के लिए रेगुलेटरी के मैटर्स जो है ना वो हैंडल कर रहे हैं, उनकी ओरिएंटेशन भी इस तरह की जा सकती है। तो ये हो सकता है, अभी तक स्टार्ट तो नहीं हो रहा, लेकिन इट्स गुड सजेशन कि इस पे काम किया जाए और इस प्रोफेशन को जो है ना और आगे लेके जाया जाए। आगे सजेशन दी जा सकती है जो हाई अथॉरिटीज है कि हर कुछ कह रहे हैं कि हमें जो हमारा 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है उसमें लास्ट ईयर है वो हर स्टूडेंट कह रहे हैं हमें किसी भी फील्ड में स्पेशलाइजेशन ऑफर की जाए, वो चाहे कम्युनिटी है, इंडस्ट्री है, या वो दूसरी जो स्पेशलाइजेशन, इसमें ये रेगुलेटरी अफेयर्स का भी थोड़ा सा ऐड ऑन किया जा सकता है। तो ज़ाहिर पता ये तो जो हमारी फार्मेसी काउंसिल है या कोर्स बनाने वाले जो अथॉरिटीज है उनको सजेशन दी जा सकती है, अगर आप इसमें थोड़ा सा एडअप कर लें तो बड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जब मार्केट में आते हैं तो मार्केट में डिमांड्स होती हैं रेगुलेटरी अफेयर्स पे। अक्सर न्यूज़पेपर में वो एड्स आई होती हैं कि हमें रेगुलेटरी अफेयर चाहिए, फिर उनकी जो रिक्वायरमेंट है कि फॉर्म डी या वो किया हो, तो इस तरह की वो सारी चीजें हो सकती हैं। तो यंगस्टर्स के लिए आपकी क्या सजेशन है कि एज अ रेगुलेटरी अफेयर्स को जब आप वो चॉइस करना चाहें तो कौन कौन सी चीजें उनको देखनी चाहिए? जी, इसमें 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो उनकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनके अंदर एक पैशन हो कि वो इस प्रोफ़ेशन में सिर्फ़ इस वजह से नहीं आ रहे कि उनको कोई जॉब मिल जाए। वो इस प्रोफ़ेशन में इसलिए आए कि उनके आने से एक इंडस्ट्री में या एक अगर गवर्नमेंट में है तो एक चेंज आए। क्योंकि एक पैशन के साथ जब आप आते हैं किसी भी प्रोफ़ेशन में, किसी भी फ़ील्ड में, फिर आपकी जो आउटपुट है वो मैनी फोल्ड्स हो जाती है। फिर उसके आप नए फ्रंट जो होते हैं वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, एक चेंज लेके आ रहे होते हैं, स्टेटस को चैलेंज कर रहे होते हैं। आगे उसमें डिफिकल्टीज आती हैं, लेकिन आप दी एंड जब आप अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं तो यू फील एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन और डेफिनेट आपको एक रिवॉर्ड तो उसका मिलता ही है। बिल्कुल वैसे है। तो हर किसी की ये ख्वाहिश है कि जब हम कोई भी प्रोफेशन कर लेते हैं, जब हम फार्मेसी की बात करते हैं कि हमने फार्मेसी 5 साल की डिग्री कर ली है, तो हमें जॉब जो मिलेगी वो कितनी होगी? तो एज अ किक स्टार्ट के लिए जो रेगुलेटरी अफेयर्स में आना चाहता है उसको कितना का वो इनिशियली पैकेज या सैलरी ऑफर हो जाती है? सर इसमें जो इनिशियल सैलरी होती है वो तो ऑर्गेनाइजेशन में एक ही लेवल पे होती है, चाहे वो प्रोडक्शन में जाए, क्यूसी में जाए, आर&डी में जाए, रेगुलेटरी में जाए। तो बात उसके बाद स्टार्ट होती है कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए रेगुलेटरी अगर आपने करियर स्टार्ट कर लिया है और आपने 1-2 ईयर्स में उसकी जो बेसिक और एसेंशियल नीड्स है वो सारी कैटर कर ली है, अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर हो गई है, तो देन बड़ी जल्दी आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में या उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जो है ना एक अच्छा रेज ले लेते हैं और विद इन 2 to 3 इयर्स आप 6 फिगर्स पे पहुंच जाते हैं। तो 6 फिगर्स में जो आपकी सैलरी होती है, जो एक अच्छी सैलरी जो है ना वो कंसीडर की जाती है। वही बात है कि इट डिपेंड्स कि आपके अंदर कितना उसमें पैशन है। और मेरे, चूंकि मैं लास्ट 13 इयर्स से सीसीएल में रेगुलेटरी अफेयर्स में नंबर ऑफ हमारे फार्मासिस्ट आए और उनको बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ से मिली और मोस्ट ऑफ देम इस वक्त रेगुलेटरी मैनेजर हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। तो एक फास्ट ट्रैक कैरियर जो है ना इसमें उनको मिल जाता है फार्मासिस्ट। यानी ग्रोथ काफी अच्छी है इसमें, अगर कोई पैशन के साथ और शौक के साथ इसमें वो काम करे। और पैसा तो ज़ाहिर बात है, पैसा तो नीड है ही है हर किसी की। पैसे के साथ उसकी नीयत अच्छी है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच है उसके लिए वो कितना सिंसियर है, तो इस चीज का होना वो बहुत जरूरी है। ये मैंने बात सीखी है अपने नदीम इरफान बुखारी साहब से, कि उन्होंने कहा था कि बिल्कुल ऐसे है। हम वो पंजाब यूनिवर्सिटी के आजकल वो डीन है, तो वो ज़ाहिर पता पैसा तो सैलरी तो मिलती ही मिलती है, उनकी जो ज़्यादा सेंसिटिव है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच है उसके लिए वो कितने सिंसियर है। वो अच्छी तरह के जब वो प्रिंसिपल, मैं तो उस वक्त से जानता जब उन्होंने एज अ लेक्चरर ज्वाइन किया था। तो हमारी क्लासेस इवनिंग में हुआ करती थी, तो एक हमारा लेक्चर होता था फ्राइडे को, जुमे की प्रेयर के नमाज के बाद। बड़ा और टाइम होता, सारा डिपार्टमेंट खाली है,
सिर्फ हम हमारी क्लास बैठी हुई है कि नदीम इरफान साहब का वो लेक्चर है, उनकी एक कमिटमेंट थी, वो पूरा करके आते थे। तो वो लेकिन जब क्लास में आते थे बड़ी हंसी खुशी आते कि उन्हें कोई वो थकावट नहीं है या कोई जबरदस्ती नहीं है। तो वो बड़ी चीजें उनसे वो सीखने को वो मुझे मिली। तो रेगुलेटरी अफेयर्स का जब तक मैंने जो रिजल्ट निकाला है कि वन ऑफ द ग्रोइंग फील्ड इन पाकिस्तान रिगार्डिंग फार्मेसी, अगर हम पॉइंट में से किया तो अगर आपकी फार्मेसी के साथ में अगर लॉ का तड़का लग जाए तो या उसको गार्निश कर लिया जाए तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। लेकिन अब जो करंट सिचुएशन चल रही है, अब मेरे ख्याल में फार्मासिस्ट जो है लॉ की वो थोड़ी सी उसके ऊपर थोड़ी सी ना वो बंदिश ही लग गई है। वो इसलिए आते कि आप देखेंगे कि लॉ भी 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम हो गया है आफ्टर एफएससी इंटर के बाद। तो क्या फार्मेसी के बाद वो लॉ की तरफ दोबारा उसको वहीं से स्टार्ट लेना पड़ेगा 5 ईयर, या उसमें भी कुछ उन्होंने रिलीफ दिया है? जी मेरा नहीं ख्याल को ऐसा रिलीफ होगा। अगर किसी भी प्रोफेशनल डिग्री की रिक्वायरमेंट्स एफएससी और आफ्टर 5 इयर्स है तो वो तो आपको फुलफिल करना पड़ेगी। और मैं ये कहता हूँ कि मैंडेटरी नहीं है लॉ आपके रेगुलेटरी प्रोफेशन के लिए। अगर हो जाए तो वेल एंड गुड। लेट्स सपोज अगर इस वजह से अगर आपकी बंदिश आ गई है कि आप 5 इयर्स का प्रोग्राम नहीं कर सकते फार्मेसी के बाद, तो आप अपना वैसे इंटरेस्ट शो कर लें लॉज में। आपको गाइडलाइंस और लॉ अगर आ रही हैं तो आप एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं इंडस्ट्री के लिए भी, या आप एज एन एंटरप्रेन्योर या एज सीआरओ में या रेगुलेटर बन जाते हैं। तो वो तो जाहिर बात है, क्योंकि लॉ जो होता है वो लॉजिकली बेस्ड होते हैं। तो आप जब लॉजिकली चीजों को लेके चल रहे होते हैं तो चीजें आपके सामने एक्सप्लोर हो रही होती हैं और आप इजीली उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। हाँ, तो उसका हल जो वो आपने इससे कोई पहले इशू नहीं होगा। और जहां तक इसका है जी बोले। एक सर्वे हुआ था सैलरीज के हवाले से यूएस में। तो उन्होंने सर्वे ये कहता था कि जो रेगुलेटरी प्रोफेशन में लोग हैं उनकी सैलरी बाकियों से 10% ज्यादा है, यानी दे आर मोर पेड एज कम्पेयर टू अदर जो डिसिप्लिन्स हैं। तो ये चीज भी एक प्रूवन है कि अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल बनते हैं तो सैलरीज और बाकी पर्क्स भी आपको अच्छे एज कम्पेयर टू अदर डिसिप्लिन मिल जाते हैं। बिल्कुल है, वो स्टेटस को का भी आपने वो चीज देखना है कि आपके सैलरी जो है कितने डिजिट में है, 6 डिजिट में है, 4 में है, 5 में, वो चीजें तो हमारी सोसाइटी में काउंट होती हैं। तो जहाँ तक हमें वो 5 साल की बंदिश होगी है, तो आपने उस सजेशन दिया है कि 1 साल का अगर कोई डिप्लोमा कोर्स ऑफर कर दिया जाए फार्मेसी ग्रेजुएट या लॉयर्स को या और कोई फार्मेसी के अलावा है, तो वो उनकी मेरे ख्याल में किसी हद तक ये जो चाशनी है कि लॉ की वहां तक से पूरी हो सकती है। क्या ख्याल है आपका? इसमें मैं ऑफ द रिकॉर्ड बताऊं, इस पे वर्किंग हो रही है, राइट। कुछ प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग मी इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारा प्लान है इस डिप्लोमे को स्टार्ट करने का। और डेफिनेट उसकी प्रपोजल बनी हुई है, वो सिंडिकेट में डिस्कस होगी, फिर जैसे अप्रूव होगी तो होपफुली ये अनाउंस हो जाएगा डिप्लोमा, राइट। जो कि उनको जिनकी डिजायर है तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? आपने फार्मेसी की, लॉ किया, मास्टर्स किया, तो आप फ्यूचर में 5 साल बाद कहाँ पे अपने आप को देखते हैं? इसमें दो चीजें हैं। जो मेरा अपना इंटरनल है विश है, वो ये है कि मैं पाकिस्तान के लिए जो है ना वो इनकी विद रिस्पेक्ट टू फार्मास्यूटिकल कुछ ऐसा रोल प्ले करूं जिससे पाकिस्तान की मेडिसिन पे उतना ट्रस्ट किया जाए जितना कि यूरोप की या अमेरिका की। तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने लॉज की जो है ना वो रिवीजन करें और उसकी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करें। तो वो लॉ और जब आप इतने बड़े गोल, हाँ, उसके लिए चाहे वो आप एज ए इंडस्ट्री में बैठ के उसका रोल प्ले करते हैं या आप एज ए रेगुलेटर करते हैं, तो अल्टीमेट गोल ये है कि क्वालिटी मेडिसिन एट द पार ऑफ एट द लेवल ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। और उससे क्या होगा, डेफिनेट हमारी एक्सपोर्ट के लिए नए चैलेंज ओपन होंगे। हमारी यहाँ पे प्रोफेशनल्स को एक और ज्यादा ग्रोथ मिलेगी, और ज्यादा उनके लिए कैरियर होगा, राइट। और अल्टीमेट होंगे इस नेशन के पेशेंट्स को। अच्छा, एक ऑफ आखिर में इरफान सोहेल शेख साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने कीमती वक्त में से मुझे टाइम दिया और जो रेगुलेटरी अफेयर से मतलब जो मेरे ज़हन में सवालात थे वो मैंने आपसे वो पूछे और आपने बड़े एहसन तरीके से उनके जवाब दिए। और जब ये
हमारा जो इंटरव्यू है ऑन एयर सोशल मीडिया पे जाएगा, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोगों के सवालात रिगार्डिंग रेगुलेटरी अफेयर्स हैं वो उनसे आगाही मिलने में ये जो इंटरव्यू है बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। तो आखिर में एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है लाहौर डायटेटिक एंड न्यूट्रिशन सोसाइटी और सियालकोट डायटेटिक एंड न्यूट्रिशन सोसाइटी की तरफ से टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है उसकी तरफ से कि आपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और एक वर्चुअल सेशन के थ्रू ऑन रेगुलेटरी अफेयर्स रिगार्डिंग ड्रग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। आप फार्मेसी ग्रेजुएट हैं और साथ लॉ ग्रेजुएट हैं, एक वन ऑफ द रिनोन्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ जो रेगुलेटरी अफेयर्स हैं आप उसको देख रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह फिर फ्यूचर में भी हमें आपकी जरूरत पड़ी तो मुझे उम्मीद है कि हम हमें वक्त देंगे और रिगार्डिंग रेगुलेटरी अफेयर्स के मुताल्लिक जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगी हम इसमें आप हमारी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। थैंक यू इरफान सुहेल साहब, आपने हमें वक्त दिया। रिगार्डिंग मैं वो है एक तो मुझे आप मेरे बॉस भी हैं बिल्कुल एक उनके साथ भी मैं रिगार्डिंग चुपार की जो मेरी सीरीज है वो उनके साथ मैं